गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो, अच्छे हो? तो बच्चों, आज हम लोग आपकी कक्षा 7 की जो पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, उसके अध्याय 2 लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आसार, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार, इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। पिछले पाठ को हमने पढ़ा, इसके प्रश्नोत्तरी को भी मैंने किया। आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोगों ने प्रश्नोत्तरी को कर लिया होगा, अच्छे ढंग से कर लिया होगा। तो आज हम लोग देखेंगे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार। जैसा कि बच्चों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र, उत्तरदायी राजनीतिक दल तथा बहुमत इसके प्रमुख आधार हैं। कौन कौन से आधार हैं बच्चों? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र, उत्तरदायी राजनीतिक दल और बहुमत इसके प्रमुख आधार हैं। जैसा कि बच्चों आप लोग जान रहे हैं कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है। लोकतंत्र में आप लोगों को पिछले अध्याय में मैंने बताया कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति अपना मत देते हैं और अपने मत के माध्यम से प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार का गठन किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार प्राप्त है, चाहे वो जिस क्षेत्र का हो, जिस धर्म का हो, जिस जाति का हो, जिस लिंग का हो, जिस नस्ल भेद का हो, तो उसे मत देने का अधिकार है। मूल संविधान में, पूर्व में संविधान बनाया गया था बच्चों, उसमें 21 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार था। मतलब जिसकी आयु 21 साल है वो मत कर दे सकते हैं, वो वोट दे सकते हैं। लेकिन जब से 61वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें कुछ संशोधन किया गया। अब उसकी आयु को 18 वर्ष कर दिया गया। पहले 21 वर्ष के वयस्क नागरिक अपना वोट देते थे, लेकिन अब उसे घटाकर 18 साल कर दिया गया है। आप भी जब 18 साल के हो जाएंगे तो आप सब बच्चों को भी वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बिंदु आया है बच्चों, संविधान का 61वां संशोधन। जैसे कि हम लोग बात किए कि पहले 21 साल की आयु प्राप्त नागरिक को वोट देने का अधिकार प्राप्त था, उसके बाद 61वां संशोधन में इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, आप इस पर गौर कीजिएगा। संविधान का 61वां संशोधन 1988 में हुआ। आप इसे कॉपी में नोट कर लेंगे, सभी महत्वपूर्ण बातों को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे, जिससे कि आप अच्छी तरह से इसको परीक्षाओं में कर सकते हैं। तो संविधान का 61वां संशोधन 1988 में हुआ। आप इसे ध्यान रखेंगे कि संविधान का 61वां संशोधन 1988 में हुआ। मैं इसे बार बार पढ़ रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। अब देखिए, वोट देते समय क्या क्या प्रक्रियाएं होती है। मताधिकार प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज होता है। बच्चों, जो वोट देने योग्य हो जाते हैं उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज कर लिया जाता है। मतलब जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है वही वोट दे सकते हैं। मतदाता सूची में दर्ज हो जा जो उस मतदान केंद्र के क्षेत्र में रहते हैं। बच्चों, निर्धारित जगह पर एक मतदान केंद्र होता है, उस मतदान केंद्र के आसपास जितने भी लोग रहने वाले हैं, उस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, उनका नाम उस मतदाता सूची में रहता है, जो वहां जाकर अपना मतदान करते हैं। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, एक यहां शब्द आया है ईवीएम। ये ईवीएम क्या है? ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, वी फॉर वोटिंग
और M फॉर मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस मशीन के द्वारा अभी वर्तमान में मतदान किया जाता है। पूर्व में मतदान मतपेटिका में होता था, लोग अपना मत मोहर लगाकर मतपेटी में डालते थे, लेकिन वर्तमान में अभी हम लोग ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराते हैं। लेकिन किसी चुनाव में अगर बहुत सारे पदों का चुनाव कराना है तो आज भी हम लोग देखते हैं कि वही मतपेटिका का इस्तेमाल किया जाता है, मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे पंचायत चुनाव जब होते हैं तो उसमें कई पदों के लिए चुनाव होता है, तो वैसी परिस्थितियों में हम लोग उसमें वर्तमान तक अभी तक हम लोग मतपत्र और का ही प्रयोग कर रहे हैं। और विगत लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें हम लोगों ने ईवीएम से मतदान किया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है बच्चों, जो हमारे चुनाव जब भी चुनाव होता है तो उस चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग इसके लिए चुनाव के सभी नियमों को जारी करती है और वो चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से कर उसे चुनाव कार्य संपन्न कराती है। लेकिन स्थानीय स्तर के जो चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। प्रायः लोकसभा, विधानसभा और जितने स्थानीय स्तर के जो चुनाव होते हैं वो 5 साल तक के लिए चुने जाते हैं। 5 साल में एक बार चुनाव होता है जिसमें लोकसभा, विधानसभा आदि जो भी चुनाव हैं वो संपन्न होते हैं। तो कभी कभी 5 साल से पहले भी पुनर्मतदान कराया जाता है, वो विशेष परिस्थिति में ऐसा किया जाता है। तो बच्चों अभी कुछ देर पहले हम लोग जाने थे ईवीएम के बारे में, है ना। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो बच्चों वर्तमान में ईवीएम के साथ साथ एक और मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका नाम है वीवीपैट। V फॉर वोटर, V फॉर वेरीफाइएबल, T फॉर पेपर, A फॉर ऑडिट और T फॉर ट्रैक। वीवीपैट ये क्या है बच्चों? एक मशीन है, उस मशीन के अंदर पेपर रहता है। उस पेपर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही किसी उम्मीदवार को हम वोट देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम में देखिए इस तरह का मान लीजिए ईवीएम बना हुआ है, यहाँ पे स्विच है ना, ये दबाने के लिए। इस यहाँ पे पार्टी का जो भी है, जो भी उम्मीदवार है, मान लीजिए कि हम जिस उम्मीदवार को वोट दिए और उसके बगल में हम ये बटन दबाएं या जो भी बटन हम दबाएं, यानी हम जिस उम्मीदवार को वोट दिए हैं वो मेरा वोट उस उम्मीदवार को पड़ा कि नहीं, ये चीज हम उसमें वीवीपैट में देख सकते हैं। वीवीपैट में क्या होता है बच्चों, जैसे हम वोट देते हैं, जैसे ही हम बटन दबाते हैं, बैलेट का बटन जैसे ही हम दबाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो जो मशीन होता है उसमें एक लाइट जल जाता है। ठीक है, वो लाइट जलने के बाद मान लीजिए कि आप जिस उम्मीदवार को वोट दिए हैं, इस उम्मीदवार को वोट दिए हैं, तो अब वो पर्ची में वहां पे एक पर्ची दिखेगा आपको, लाइट जलेगा और उस उम्मीदवार को, जिस उम्मीदवार को हम वोट दिए हैं, उसकी पर्ची यहाँ पे दिखती है कि मैंने जो वोट दिया वो वोट यहाँ पे उस उम्मीदवार को पड़ा कि नहीं, यहाँ पे वो कोई देख सकता है। और वो पर्ची कुछ सेकंड के लिए होती है और वो पर्ची उसी बॉक्स में वीवीपैट मशीन के अंदर ही कटकर गिर जाती है। मतलब वो पर्ची हमें प्राप्त नहीं होगी, वो सिर्फ वेरीफाई करने के लिए है कि मैंने जो वोट दिया वो वोट उस उम्मीदवार को पड़ा कि नहीं, और उस पर्ची कट के वही मशीन में वो रह जाएगा। इसी का नाम है बच्चों वीवीपैट। ये वर्तमान में सभी मतदान केंद्रों में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये था मेरा वीवीपैट। वीवीपैट मतलब आप लोग समझ गए बच्चों? ठीक, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे कि चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य हैं।
चुनाव आयोग का कार्य चुनाव को संपन्न कराना है। इसके लिए चुनाव आयोग कौन कौन से कार्यों का निर्वहन करती है। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना चुनाव आयोग का एक प्रमुख कार्य है। मतलब चुनाव क्षेत्र का जो दायरा होता है कि किस क्षेत्र तक किस विधानसभा के लिए चुनाव होगा, किस क्षेत्र तक किस विधानसभा के लिए चुनाव होगा, तो वो क्षेत्रों का परिसीमन चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। लोकसभा तथा विभिन्न विधानसभाओं के लिए समय समय पर सीटों का निर्धारण भी किया जाता है और सीमांकन भी किया जाता है इसके द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा। इसी तरह राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय स्तर के लिए सीटों का निर्धारण और सीमांकन का कार्य करती है। अब देखिए बच्चों, चुनाव आयोग का दूसरा कार्य मतदाता सूची तैयार करना, ताकि समय समय पर मतदाता सूची तैयार किया जाता है। मतदाता सूची में समय समय पर संशोधन किया जाता है, नए नए नामों को जोड़ा जाता है। नए नामों को इसलिए जोड़ा जाता है बच्चों कि जिसकी उम्र 18 साल पूरी हो चुकी है उसका भी नाम उस मतदाता सूची में दर्ज हो जाए, ताकि वो भी चुनाव कार्य में हिस्सा ले सके, चुनाव में अपनी भागीदारी कर सके, अपना मतदान कर सके। इसलिए समय समय पर मतदाता सूची तैयार किया जाता है। इसलिए इसके लिए बीएलओ को, बूथ लेवल ऑफिसर जो होते हैं, उनको नियुक्त किया जाता है। तो अभी हम लोग बीएलओ के बारे में भी जानेंगे कि बीएलओ कौन होते हैं, बीएलओ क्या करते हैं, बीएलओ की क्या जिम्मेवारी होती है, वो एक मतदान कराने में उनकी क्या भूमिका होती है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना, विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल होते हैं, उनको मान्यता देने का भी कार्य चुनाव आयोग का है। मतदान से संबंधित तिथियों का निर्धारण करना, चुनाव आयोग के द्वारा मतदान कार्य शुरू होने से मतदान कार्य संपन्न होने तक विभिन्न प्रकार के तिथियों का निर्धारण किया जाता है। जैसे किस तिथि को उम्मीदवार अपना नामांकन करेंगे, किस तिथि को वे अपना नामांकन वापस ले सकते हैं, तो किस तिथि को सभी नामांकन किए गए उम्मीदवारों के प्रपत्रों का स्क्रूटनी किया जाना है, तो किस तिथि को चुनाव होना है और किस तिथि को उसका रिजल्ट आना है, यानी मतगणना होना है। तो इस तरह से मतदान से संबंधित तिथियों का भी निर्धारण चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। चुनाव आचार संहिता, चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य में एक चुनाव आचार संहिता भी एक उसमें से प्रमुख है। चुनाव आचार संहिता क्या है बच्चों? आप लोग सुने होंगे कि आचार संहिता लागू हो गई है, आदर्श आचार संहिता क्या है। तो आप लोग चुनाव के समय यह शब्द जरूर सुनते होंगे कि आचार संहिता लागू हो गया है। तो आचार संहिता है क्या? आचार संहिता चुनाव आयोग के द्वारा बनाई गई एक नियमावली है, जिसका पालन सभी को करना अनिवार्य होता है। यानी जो भी राजनीतिक दल होते हैं उनको उस नियमावली के तहत ही काम करने हैं। कि देखिए, चुनाव आचार संहिता राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है, जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक होता है। निर्वाचन आयोग आचार संहिता तैयार करता है और इसे चुनाव से पहले लागू करवाता है, ताकि सभी उम्मीदवार इस आचार संहिता के जो जो नियम है उसको फॉलो करें और उसके नियम को नहीं तोड़ें और उस अनुसार अपने मतदान कार्य को कंप्लीट करवा लें। तो ये था मेरा चुनाव आयोग के कार्य। ठीक है। बीएलओ, ये बीएलओ कौन लोग होते हैं? बीएलओ मतलब बूथ लेवल ऑफिसर। बूथ लेवल अधिकारी जो होते हैं वो चुनाव आयोग के एक प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ ये क्या करते हैं बच्चों? ये मतदाता सूची में नए मतदाताओं का नाम जोड़ते हैं, मतदाता सूची तैयार करते हैं, मतदाता सूची का पुनरीक्षण करते हैं। ये मतदान के समय मतदाताओं को जागरूक भी करते हैं
अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से ये मतदाताओं के बीच जाते हैं और मतदाताओं को मत देने के लिए जागरूक करते हैं। तो इनके क्या क्या कार्य हैं? इनके कार्य हैं मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना, और इनके क्या काम है? अभी मैंने आपको बताया, मतदाताओं को जागरूक करना। ये क्या करते हैं बच्चों? ये समय समय पर ये अपने कार्यों को निर्वहन करते हैं, जिससे सीधा ऐसे बोला जाए तो ये एक चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। अगर बोला जाए तो ये चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के काम करते हैं। इनका जो काम होता है वो चुनाव के समय ही समाप्त नहीं हो जाता है। ये समय समय पर मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज करते हैं, यानी जिनकी उम्र 18 साल पूरी हो जाती है वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाते हैं। उनके लिए उनको बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ की आवश्यकता होती है और बीएलओ नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज करते हैं। देखिए बच्चों, इस पाठ में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आए हैं जिसको मैं आप सबों के लिए रख रहा हूं। आप इसे कॉपी में जरूर से जरूर लिख लें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चों, भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से शुरू हुई। मतलब एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो 1885 में। एक क्वेश्चन हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। इसमें हम लोग दो पॉइंट देख रहे हैं। पहला मेरा पॉइंट है, भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो आपको आंसर देना है 1885। और दूसरा क्वेश्चन है इसी पॉइंट में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आपको क्या आंसर देना है? 1885 में। अब देखिए, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। भारतीय साम्यवादी दल 1924 में अस्तित्व में आया। भारतीय साम्यवादी दल कब अस्तित्व में आया? 1924 ईस्वी। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? 1939 में। भारत बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है, मतलब भारत में बहुत सारे दल हैं। कुछ दलों को राष्ट्रीय दल और कुछ दलों को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी गई है। मतलब बहुदलीय व्यवस्था में बहुत से ऐसे दल हैं जिनको राष्ट्रीय दल और बहुत ऐसे दल हैं जिनको राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी गई है। तो यहाँ अब हम लोग जानेंगे बच्चों कि कोई दल राष्ट्रीय दल कब हो सकता है, क्या क्या क्राइटेरिया वो पूरा करता है, क्या क्या उनकी शर्तें हैं। उन शर्तों को अगर वो पूरा करता है तो वो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करता है। तो हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किन किन शर्तों का होना आवश्यक है। तो देखिए, अब उन शर्तों को दल होने के लिए कौन कौन सी शर्तों का होना आवश्यक है। पहला है बच्चों, किसी भी दल के द्वारा लोकसभा के कुल सीटों की 2% सीट कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से हासिल की गई है। जैसे लोकसभा में जितनी सीटें हैं उसका 2% सीट
कम से कम 3 स्टेट मिलाकर हासिल की गई हो। 3 अलग अलग स्टेट होना चाहिए। दूसरा है लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 राज्यों में उसे 6% वोट मिलने चाहिए और साथ में लोकसभा का 4 सीट भी होना चाहिए, तब उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। तीसरा है यदि कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर ले, मतलब अगर वो कोई पार्टी है तो कम से कम उसको 4 स्टेट में राज्य स्तर का पार्टी का दर्जा मिल जाना चाहिए, तब उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलेगा। मतलब बच्चों, अगर कोई दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहता है तो उसे ये पूरे क्राइटेरिया को पूरा करना होगा, तभी उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलेगा। तो बच्चों की जैसा हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन सी पार्टियां हैं, कौन कौन से दल हैं जो राष्ट्र स्तर के दल हैं, जिसको हम लोग राष्ट्रीय दल कहते हैं। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ राष्ट्रीय दल कौन कौन है। तो देखिए भारत के प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां कौन कौन सी है। पहला है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI। बहुजन समाज पार्टी BSP। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP। तो ये हो गया बच्चों भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं वो ये। जैसा कि बच्चों हम देख पा रहे हैं विभिन्न राज्यों में इस समय कुल 48 पार्टियों को राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। मतलब सभी राज्य मिला के अभी टोटल 48 पार्टियां ऐसी है जिसको राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त है। लेकिन झारखंड में कौन कौन से राज्य स्तरीय पार्टी अभी दर्जा प्राप्त में है, देखिए उन दलों के नाम हैं ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू, झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM, झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक JVM, राष्ट्रीय जनता दल RJD। तो ये हमारे जो 4 दल हैं वो झारखंड में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे देखते हैं। बच्चों अब हम लोग सरकार के बारे में जानेंगे। आप लोग सरकार सब पढ़ रहे हैं, सरकार के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तरी की ओर चलेंगे। बच्चों वीडियो बहुत लंबा है इसलिए आप वीडियो को देखें, क्योंकि आपके परीक्षाओं को देखते हुए थोड़े वीडियो को लंबा किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स आपके कवर हो सके, क्योंकि आपको सभी चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं ताकि आप परीक्षाओं में आंसर दे पाए। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा है, आप स्किप ना करें। और बच्चों अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा आप रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसको टच कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी आपके कोई भी वीडियो आप तक भेजूं तो आपको वीडियो ससमय मिल सके। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम आगे देखते हैं सरकार के बारे में। तो ठीक है बच्चों, जैसा कि अब हम लोग सरकार के बारे में जानेंगे कि सरकार का गठन कैसे होता है और सरकार कैसे कार्य करती है। तो बच्चों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं एक एक लाइन को अच्छे से समझाऊंगा, आप थोड़ा ध्यान देंगे। सरकार की अहम भूमिका लोकतंत्र में होती है। एक उत्तरदायी सरकार का होना लोकतंत्र की मजबूती के लिए अति आवश्यक है। सरकार संविधान के दायरे में रहकर जन कल्याण के लिए नियम एवं कानून बनाती है। सरकार में आम जनता का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। वास्तव में सरकार एवं जनता के बीच की कड़ी का काम जनप्रतिनिधियों का होता है। जैसा कि बच्चों आप सबों को मैंने बताया है कि चुनाव होता है, लोग अपने चुनाव के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं और जनप्रतिनिधियों के द्वारा सरकार का चुनाव होता है। तो इस तरह से सरकार का गठन हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। तो ये जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो सरकार और जनता के बीच की कड़ी का काम करते हैं। भारत में सरकार के गठन में बहुमत के सिद्धांत को अपनाया गया है।
लोकसभा के चुनाव के पश्चात सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल को सरकार बनाने का मौका मिलता है। जैसा कि बच्चों, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो जिस दल को ज़्यादा वोट मिलते हैं, यानी जिसे बहुमत प्राप्त हो, वैसे बहुमत प्राप्त दल को सरकार बनाने का निमंत्रण मिलता है। यदि किसी दल को अकेले सदन में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो एक से अधिक दल मिलकर गठबंधन कर लेते हैं, जिससे कि वे सरकार बनाते हैं। इस तरह किसी दल या दलों के समूह का नेता प्रधानमंत्री बनता है। इसी तरह राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या एक से अधिक दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो जैसा आप लोग जान रहे हैं कि अगर सरकार बनाने के लिए जितने सीट की आवश्यकता होती है, अगर वो किसी दल ने उतने सीट प्राप्त कर लिया है अगर उतने सीट प्राप्त कर लिया है तो वो सरकार बनाता है। लेकिन अगर बहुमत प्राप्त नहीं है तो एक से अधिक दल मिलकर सरकार का गठन करते हैं। केंद्र में जो स्थिति प्रधानमंत्री की होती है, वही स्थिति राज्यों में मुख्यमंत्री की होती है। प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री कोई भी फैसला अकेले नहीं लेते हैं। इसके लिए मंत्रिमंडल एवं मंत्री परिषद की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो जैसा कि बच्चों, जब मुख्यमंत्री का चुनाव होता है या प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो कोई भी फैसले वे अकेले नहीं लेते हैं। इसके लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता है और सभी प्रकार के फैसले मंत्री परिषद के समक्ष लिए जाते हैं। तो मंत्री परिषद में कई प्रकार के मंत्री होते हैं। जैसे भारत में 3 प्रकार के मंत्री हैं, मंत्री परिषद में शामिल होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री का दर्जा कैबिनेट स्तर का होता है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को शामिल किया जाता है। सरकार के महत्वपूर्ण फैसले मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं। जिस दल को संसद में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है वे विपक्ष में रहते हैं। विपक्ष का काम सरकार को रचनात्मक सहयोग करना तथा सरकार को निरंकुश होने से बचाना है। मतलब बच्चों, जैसा कि जब सरकार का गठन हो जाता है तो जिसे बहुमत नहीं मिलता है उन्हें विपक्ष में रखा जाता है और विपक्ष सरकार के सभी कार्यों पर मंथन करता है और अपने विचार भी रखता है। इसी तरह विपक्षी दल भी जनता के मुद्दों को उठाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि निरंतर जन कल्याण के कार्य में जुटे रहते हैं। जब एक से अधिक दल मिलकर सरकार का गठन करते हैं तो यह गठबंधन सरकार कहलाती है। केंद्र तथा राज्यों में कई बार गठबंधन सरकार का गठन हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग प्रश्नोत्तरी की ओर जाएंगे, प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। इसके लिए बच्चों मैं तुम्हें अगले वीडियो में मैं आप लोगों को, ठीक है बच्चों, तब हम लोग इस पाठ को पूरा कर चुके हैं। अब हम लोग प्रश्न अभ्यास की तरफ जाएंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तरी को, पूरे प्रश्न अभ्यास को करवाऊँगा। आप भली बात इस चैप्टर में जो भी पॉइंट्स आए हैं उनको अपनी कॉपी में नोट करें ताकि हम लोग आसानी से प्रश्नोत्तरी को कर पाएँ और वीडियो को बार बार देखा जाए, इससे कि आप आसानी से कर सकें। ठीक है बच्चों।